नमस्कार, जय हिंद, राम राम। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व के जो वीडियोज़ मेरे YouTube चैनल पर आप देख रहे हैं उनमें हमने पढ़ी है संधि। उससे पहले वर्ण विचार टॉपिक 2 वीडियोज़ में क्लियर कर चुका हूँ, संधि पूरी पढ़ चुके हैं। आज हम एक संस्कृत व्याकरण का मुख्य जो टॉपिक है, बिंदु है, समास, उसको शुरू करते हैं। समास है वो संस्कृत व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो समास और संधि ये दोनों आए बगैर संस्कृत को सीखना संभव नहीं कहा जा सकता। इसलिए आपको समास समझने चाहिए, संधि समझनी चाहिए। इसके अलावा उपसर्ग और प्रत्यय हैं, वो भी संस्कृत व्याकरण के मुख्य जो टॉपिक हैं उनमें आते हैं। आइए हम समास शुरू करते हैं। तो समास शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम और आस। सम का अर्थ होता है पास या समीप, और आस का अर्थ होता है बैठाना। आस का अर्थ क्या होता है? बैठाना। जब शब्दों को पास पास बिठा दिया जाता है अर्थात समीप बिठा दिया जाता है तो वही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और समास शब्द है, इसके अलावा समास शब्द है वो सम उपसर्ग है और अस नाम की धातु है और घै नाम का एक प्रत्यय है। इन तीनों से मिलकर निष्पन्न हुआ है, बना हुआ है। कहने का मतलब यह है कि समास शब्द में आपको पूछा जाए यदि कि कौन सा उपसर्ग और कौन सा प्रत्यय है, तो आप बता सकते हैं समास शब्द में सम उपसर्ग है और अस धातु है और घै प्रत्यय है। तो इसके अलावा समास की जो परिभाषा आती है वो क्या है? सम सनम समासः। व्याकरण में जो समास की जो परिभाषा आती है वो क्या है? समसनम समासः। समसनम का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। क्या करना? संक्षिप्त करना। कहने का मतलब है यदि शब्द ज़्यादा हों और उनमें यदि बात कही गई है तो उनका समास करके कम शब्दों में अधिक जो बड़ी बात है वो कही जा सकती है। समसनम समासः है यानी पदों को या शब्दों को क्या करना? संक्षिप्त करना। ठीक है, संक्षेप करना। अब समास है, इसके अलावा समास है, जैसे समास वाला जो शब्द है उसमें क्या होता है? एक तो होता है समस्त पद, समस्त पद या सामासिक पद। ठीक है, सामासिक। ठीक है, और एक होता है विग्रह पद, समास विग्रह, समास विग्रह या विग्रह पद। ठीक है, समास विग्रह होता है वो शब्दों को अलग अलग रखना होता है, पदों को अलग अलग रखना, और समासिक पद या समस्त पद है उसमें शब्द हैं वो दोनों पद एक ही बन जाता है। ठीक है, समास शब्द है उसकी परिभाषा इसके इसी प्रकार बना सकते हैं अपन। समास की परिभाषा कह सकते हैं पदों या शब्दों, पदों या शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। परिभाषा ऐसी भी बना सकते हैं हम, पदों या शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास। यानी समास में एक पद होता है जो प्रथम पद या पूर्व पद कहलाता है और दूसरा जो पद होता है वो होता है उत्तर पद या दूसरा पद। तो दोनों ही पद हैं वो आपस में मिल जाते हैं और उन पदों या शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इसके अलावा समास में और क्या चीज़ें होती हैं? संक्षिप्त करना आ जाता है, समास में संक्षिप्त किया जाता है। इसके अलावा समास है वो कितने प्रकार का होता है ये चर्चा हम करते हैं। तो देखो, एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि एक परिवार होता है उसमें कितने लोग होते हैं? 2 लोग। कौन कौन? पति और पत्नी। मुख्य रूप से ये इन दोनों ही की ज़्यादा भूमिका रहती है। तो कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनमें पति की ज़्यादा चलती है, यानी काम है वो जितना भी है उसमें पहला व्यक्ति है पति और पत्नी, ये 2 जने हैं। ठीक है, तो कुछ परिवारों में क्या होता है? पति है वो मतलब सर्वे सर्वा कार्यकर्ता, कर्तम करता जो होता है वो कौन होता है? पति, अर्थात प्रथम पद है वो उसकी क्या होती है? प्रधानता होती है। कुछ परिवारों में पत्नी है वो उसकी ज़्यादा चलती है ना, तो वो द्वितीय पद की प्रधानता हो गई।
और कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही अपने सामंजस्य से आपसी तालमेल के साथ काम करते हैं, तो दोनों की ही बराबर चलती है, यानी कहा नहीं जा सकता कि भाई किसकी चल रही है, हाँ दोनों की समान भूमिका रहती है। और कुछ होते हैं जिनमें इन दोनों में झगड़ा होता रहता है, इसलिए कोई तीसरा ही फायदा उठाता है और अन्य ही लोग हैं, अन्य ही पद है वो प्रधान हो जाता है। तो इसी प्रकार समास में भी ठीक यही होता है कि एक तो होता है समास में क्या, प्रथम पद, और दूसरा होता है एक उत्तर पद। क्या होता है, प्रथम पद और उत्तर पद। तो वह समास जिसमें पूर्व पद की या प्रथम पद की प्रधानता रहती है उस समास को कहते हैं अव्ययी भाव समास। क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। पहला जो समास आता है उसमें क्या होती है, पाणिनि ने जो परिभाषा दी है अव्ययी भाव समास की, वो भी क्या दी है, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव है। अर्थात वह समास जिसमें पहला पद प्रधान हो, अर्थात पति की ही चलती हो, अभी मैंने बताया, तो वह होता है अव्ययी भाव समास। वह समास जिसमें दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है वो समास होता है तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास। ठीक है, जिसमें दूसरा या उत्तर पद प्रधान रहता है। फिर एक समास होता है जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जिस समास का नाम है द्वंद्व समास। क्या नाम है, द्वंद्व समास। और इसके अलावा एक समास है जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होकर के कोई तीसरा ही पंच होता है, तीसरा ही पद या अन्य ही पद प्रधान होता है, तो वो होता है बहुव्रीहि समास। कौन सा, बहुव्रीहि समास। तो मुख्य रूप से समास के ये चार भेद आ गए। इसके अलावा एक समास ऐसा होता है जिसमें हमें शब्द को या पद को देखने से निश्चित ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सा पद प्रधान है। पूर्व पद प्रधान भी नहीं लगता है, उत्तर पद भी प्रधान नहीं लगता है, यानी दोनों पद हैं न वो उनमें प्रधानता निर्धारित ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे शब्दों में पाणिनि ने क्या किया, केवल समास, ऐसा एक समास बना दिया, केवल समास। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार देखे जाएं तो समास कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। कौन कौन से, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि और केवल समास। ठीक है, समास है वो कितने प्रकार आए यहाँ पर, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि और केवल समास। ठीक है, इसके अलावा तत्पुरुष समास के 2 और भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के मुख्य जो 2 भेद हैं, वैसे तो बहुत सारे भेद हैं तत्पुरुष समास के, नए तत्पुरुष है, प्रादि तत्पुरुष है, गति तत्पुरुष है, इस प्रकार के खूब सारे भेद हैं। लेकिन तत्पुरुष के मुख्य जो 2 भेद हैं वो आते हैं, एक तो द्विगु समास और एक होता है द्विगु समास और एक होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय। तो और केवल समास को हिंदी व्याकरण में या अन्य जो व्याकरण की पुस्तकें हैं आजकल वर्तमान युग में केवल समास को ज़्यादा महत्ता नहीं प्रदान की जाती। इसलिए वैसे सामान्य रूप से हम जनरली जब पढ़ते हैं तो समास कितने रूपों में पढ़ते हैं, 6 रूपों में पढ़ते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व और बहुव्रीहि। इस प्रकार से 6 भेद के रूप में भी समास पढ़ा जाता है। लेकिन संस्कृत व्याकरण में होता है वो क्या होता है, समास है वो 5 प्रकार का बताया गया है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि और केवल समास। ठीक है, तो आइए हम समास के बारे में और जो बातें बची हैं उनको देखते हैं, कैसे समास किन परिस्थितियों में कहाँ कौन सा समास होता है और कौन सा नियम किस समास का लागू होता है। कुछ दृष्टांत भी हैं समास से संबंधित, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक श्लोक आता है संस्कृत व्याकरण में ही, संस्कृत की जो पुस्तकें हैं उनमें देखने को मिलता है। श्लोक है, द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मद गेहे नित्यम अव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधार्ये ये नाहम श्याम बहुव्रीहि। एक श्लोक आता है यह। तो इस श्लोक का अर्थ होता है द्वंद्वो, अर्थात हम दोनों, कोई गृहस्थी है वो भगवान से या ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि द्वंद्वो अर्थात हम 2 हैं, पति और पत्नी हम क्या हैं, 2 जने हैं, और द्विगु 2 गाय बछड़े हमारे पास में हैं, और
मद्ग्रहे नित्यम अव्ययी भाव है, मेरे घर में हमेशा व्यय का अभाव रहता है। अर्थात गरीब परिवार है, बेचारा गरीब है, इसलिए उसके घर में व्यय अर्थात खर्चा नहीं होता है। पैसे ही नहीं है तो खर्चा कहाँ से होगा। और तत्पुरुष अर्थात हे परमपिता परम पुरुष, इसलिए हमें क्या करो, कर्म धार्ये यानी कर्म धारण कराओ, हमारे से कर्म कराओ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये न अहम श्याम बहुव्रीहि, जिससे मैं बहुव्रीहि अर्थात अत्यधिक अनाज वाला बन जाऊं, मेरे पास बहुत सारा धन धान्य आ जाए। तो इस एक श्लोक के माध्यम से भी संस्कृत व्याकरण में पुस्तकों में समास के बारे में विश्लेषण किया जाता है। एक और कथानक आता है, वो भी मैं बता देता हूँ। अहम च त्वम च राजन, अहम च त्वम च राजन, लोकनाथा वुभावपि, लोकनाथा वुभावपि। यानी एक बार क्या था, एक बार एक राजा था और उस राजा के पास में एक भिखारी जाता है, याचक, भिक्षुक। और भिक्षुक राजा के पास जाकर के बोलता है कि हे राजन, और वह हे राजन कह करके ये लाइन बोलता है, अहम च त्वम च राजन लोकनाथा वुभावपि। हे राजन, राजन, हे राजन, अहम यानी मैं और त्वम यानी तुम, मैं और तुम दोनों ही क्या हैं, लोकनाथौ यानी लोकनाथौ। देखो यहाँ अयादि संधि लागू हो रही है, लोकनाथौ जोड़ उभौ जोड़ अपि, दोनों शब्दों में दो जगह टुकड़ा हो रहा है, अयादि संधि लागू हो रही है। हम पढ़ चुके हैं पहले अयादि संधि। तो लोकनाथौ उभौ अपि, उभौ यानी दोनों। भिक्षुक राजा को जाकर के कहता है कि हे राजन, मैं और आप दोनों ही लोकनाथ हैं। तो यह सुनकर के जो राजा के प्रजाजन हैं वो बहुत ही धृष्ट तक उसकी धृष्टता पर हंसने लग जाते हैं और राजा भी क्रोधित हो जाता है। तो भिक्षुक है वो इसी श्लोक की जो अगली जो पंक्ति है वो बोलता है कि बहुव्रीहि रहम राजन, बहुव्रीहि रहम राजन, षष्ठी तत्पुरुषो भवान, षष्ठी तत्पुरुषो भवान। ठीक है, यानी इस श्लोक की जो दूसरी पंक्ति है वो याचक है जो भिक्षुक है वो सुनाता है कि बहुव्रीहि रहम राजन, षष्ठी तत्पुरुषो भवान लोकनाथ है। इस प्रकार का शब्द था ना ये कि हे राजन, हम दोनों ही क्या हैं, लोकनाथ हैं। तो राजा रुष्ट हो जाता है और अगली लाइन सुनते ही राजा है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। तो प्रसन्न कैसे हो जाता है राजा, ये समझने वाली बात है। इसका कारण ये है कि वो कहता है कि हे राजन, अहम यानी मैं तो क्या हूँ, बहुव्रीहि हूँ, और भवान यानी आप हैं वो षष्ठी तत्पुरुष हैं, है ना। तो इसी शब्द का जैसे लोकनाथ शब्द है, इसके दोनों तरह से विग्रह करते हैं। तो एक विग्रह होता है लोकस्य नाथ है, ये तो होगा षष्ठी तत्पुरुष। लोकस्य यानी लोगों का या जो प्रजा है उसका नाथ, स्वामी, कौन, राजा। और दूसरा जो आता है ये लोकनाथ है, बहुव्रीहि समास के अनुसार लगाएं तब क्या होता है, लोका नाथौ यस्य से, जनता ही स्वामी है जिसकी। तो ऐसा कौन हो गया, याचक, भिखारी। तो बहुव्रीहि लगाएं तो अर्थ निकलता है भिखारी, और तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष लगाएं तब अर्थ निकलता है राजा। तो इतना सुनकर के राजा प्रसन्न हो जाता है और राजा उचित पारितोषिक देता है। तो आइए हम अव्ययी भाव समास, जो समास में पहला ही समास है, वह पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास कहाँ होता है, किन परिस्थितियों में होता है, ये सब हम आज समझते हैं। देखो अव्ययी भाव समास का जो पहचान है उसमें क्या है, सबसे पहली पहचान तो है जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर क्या हो, पहला पद या पूर्व पद है वो क्या हो, प्रधान हो। पहला या पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो। सबसे पहली शर्त ये है अव्ययी भाव समास की कि उसका पहला पद है वो प्रधान होना चाहिए। इसके अलावा प्रथम जो पद है, प्रथम पद है वो क्या हो, कोई उपसर्ग या अव्यय हो,
क्या हो, कोई उपसर्ग या अव्यय हो, तो वहाँ ऐसी परिस्थिति, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, वहाँ कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यदि किसी शब्द में क्या हो, पहला पद प्रधान हो या पहला पद उपसर्ग या अव्यय हो, तो ऐसी परिस्थिति में उसमें हम संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं कि वहाँ पर कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। और अव्ययी भाव समास का जो शब्द है वो क्या होता है, सदैव नपुंसक लिंग में आता है, नपुंसक लिंग में और एक वचन में होता है, एक वचन, नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। अव्ययी भाव समास से संबंधित शब्द है वो हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। ये मुख्य जो इस समास की बात है वो है। अब हम देखो, संस्कृत व्याकरण में 16 अर्थ होते हैं जिन अर्थों में अव्ययी भाव समास का प्रयोग किया जाता है। तो उन 16 अर्थों में से कुछ जो महत्वपूर्ण हैं, 5-6 जो परीक्षाओं में अमूमन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम, समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप करना, तो हम भी संक्षेप में ही अव्ययी भाव समास को समझते हैं, संक्षेप में और सारगर्भित शब्दों में। कहने का मतलब संक्षेप भी हो और आपको समझ में भी इस प्रकार से आ जाए कि अरे ये तो पूरा ही आ गया, तो इसी प्रकार से हम समास को समझते हैं। इस समास में शब्द आते हैं यथा, प्रति, अनु, उप, निर और से, इस प्रकार के शब्द हैं वो पूर्व पद के रूप में मिलते हैं। जैसे यथा वाला एक शब्द लेता हूं मैं, शब्द है यथा शक्ति, शब्द क्या है, यथा शक्ति। तो बताइए यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। यदि पूछा जाए कि यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है, तो आप सबसे पहले किसी भी शब्द में समास पता करने के लिए क्या करोगे, उसके दोनों शब्दों को देखोगे। 2 पद हैं समास में, पूर्व पद और उत्तर पद, 2 पद होते हैं, तो दोनों पद। अब पूर्व पद यहाँ प्रधान है, लग रहा है क्या, उपसर्ग है, बिल्कुल लग रहा है क्या, या फिर अव्यय है, इन तीनों में से कोई एक होता है। तो यहाँ पर पहला पद यथा शब्द है वो क्या है, अव्यय है, इसलिए यहाँ अव्ययी भाव समास होगा। अब जहाँ जहाँ यथा शब्द हमें अव्यय के रूप में अव्ययी भाव समास में नजर आए, तो उस स्थान पर समास विग्रह करते समय क्या करेंगे, बाद वाला जो शब्द है द्वितीय पद, उसमें द्वितीय विभक्ति लगा दो, शक्तिम, शक्ति शब्द की द्वितीय विभक्ति क्या होगी, शक्तिम, और यथा को छोड़ दो और इसकी जगह एक शब्द निश्चित अनतिक्रम्य, ये शब्द रखना है। यानी द्वितीय विभक्ति लगा करके अनतिक्रम्य शब्द जोड़ देना है। कब, जब आपको किसी शब्द के प्रारंभ में यथा नजर आए और अव्ययी भाव समास हो। समझ रहे हो ना बात को। कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या करना है आपको, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, शक्तिम अनतिक्रम्य किया तो विभक्ति कौन सी लगानी है, द्वितीय विभक्ति प्लस अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य, ठीक है। अनतिक्रम्य यानी अतिक्रमण नहीं करते हुए, अर्थात शक्ति का अतिक्रमण नहीं करते हुए, यानी शक्ति के अनुसार कह सकते हैं, शक्ति के अंदर रहते हुए, अपने बूते के अनुसार, कहते हैं ना, अपने बूते के अनुसार। तो अब इस बात को हम समझते हैं थोड़ा विस्तार से कि यदि किसी शब्द में यथाशक्ति या यथा बुद्धि, यथामति, है ना, यथेष्टम, इस प्रकार के शब्द आते हैं, यानी किसी शब्द के प्रारंभ में यथा लगा हुआ हो और उसमें हमें समास पूछा जाए, तो क्या होगा, निश्चित रूप से वहाँ अव्ययी भाव समास होगा। और समास विग्रह करते समय क्या करना है, बाद वाले शब्द की द्वितीय विभक्ति लगा करके अनतिक्रम्य शब्द जोड़ देना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। ये फॉर्मूला है, ये इसका क्या है, फॉर्मूला, ठीक है। और ये है जो अव्यय पद आपको मिलेगा वो, और ये बीच में है, ये सामासिक पद या समस्त पद है, और ये है विग्रह पद या समास विग्रह। समास विग्रह क्या है ये, और ये है सामासिक पद या समस्त पद, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द आते हैं। और हम जो देखते हैं, जैसे यथामति आए, मान लो इसी की जगह यथामति आए तो क्या होगा, मतिम अनतिक्रम्य, और यथा बुद्धि हो तो
बुद्धिम अनतिक्रम्य। ऐसे ही यथेष्टम हो तो यथेष्टम, कई बार क्या होता है दोनों पद हैं वो उनमें कोई संधि लागू होकर के एक यथा नहीं होकर यथे बन जाता है। यथेष्टम टुकड़ा करोगे, यथा जोड़ इष्टम, गुण संधि लागू हो रही है और क्या हो जाएगा, इष्टम अनतिक्रम्य, इस प्रकार का शब्द बन जाएगा। तो आई होप आपको ये यथा वाला जो फॉर्मूला है वो समझ आ गया होगा। अगला फॉर्मूला लेता है, दूसरा एक अव्यय शब्द आता है प्रति। यदि किसी शब्द में प्रति आए तो वहाँ पर भी हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे एक शब्द है प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, तो इस प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है, बाद वाले शब्द को द्वितीय विभक्ति लगा करके 2 बार लिख देना है। क्या करना है, जैसे बाद वाला शब्द दिन है तो दिनम, दिनम प्रति, और प्रति शब्द है वो वापस ज्यों का त्यों लिख देना है। बस इतना ही काम करना है। फॉर्मूला क्या है, बाद वाले शब्द को बाद के शब्द में द्वितीय विभक्ति, और लिखना कैसे है, डबल अर्थात 2 बार लिखना है और उसके बाद में प्रति लगा देना है। ठीक है। ऐसे ही प्रति मासम आ जाए तो मासम, मासम प्रति, और ऐसे ही शब्द आ जाए प्रति क्षणम, क्षणम क्षणम प्रति, वर्षम, वर्षम प्रति, है ना। प्रत्येकम, कई बार शब्द है ना वो सामासिक पद आ जाता है, ये संधि युक्त पद आ जाता है, जैसे प्रत्येकम। तो अब आप यहाँ ये नहीं समझे कि सर यहाँ प्रति तो मिल ही नहीं रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। आप संधि विच्छेद करोगे, प्रति जोड़ एकम, इस प्रकार का शब्द होगा। संधि विच्छेद करने पर यण संधि लागू हो रही है, ऐसे पूर्व आधा अक्षर आ रहा है यण संधि, तो यहाँ क्या करेंगे, एकम, एकम प्रति, इस प्रकार का शब्द है वो प्रत्येकम का समास विग्रह हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम लेते हैं, शब्द आता है अनु, एक अव्यय शब्द है, उपसर्ग भी है अनु। उपसर्ग सभी है ना, 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, और 22 के 22 उपसर्ग क्या आते हैं, अव्यय के अंतर्गत माने जाते हैं। ठीक है। तो ये अनु भी क्या है, उपसर्ग होने के साथ साथ क्या है, अव्यय है। तो अनु आए तब भी हम अव्यय भाव समास निश्चित करते हैं, अर्थात हमें यह मानना चाहिए कि अव्यय भाव समास होगा। तो अनु का जो टुकड़ा है वो कैसे करेंगे, कैसे शब्दों में अनु लगता है। देखो एक शब्द आता है अनुकृष्णम, अनुकृष्णम, समास शब्द है अनुकृष्णम। तो अनु देखने के साथ ही आपको पता लग गया कि समास तो अव्यय भाव समास होगा। अब इसका समास विग्रह करते समय क्या करेंगे, बाद वाले अनु की जगह क्या हो जाता है, यहाँ बाद वाले शब्द को षष्ठी विभक्ति लगानी है। यहाँ क्या लगानी है, षष्ठी, कृष्णस्य, और अनु के स्थान पे क्या लिख दिया जाता है, पश्चात शब्द लिख दिया जाता है, पश्चात। ठीक है। कहने का मतलब है कि अनु आए तो क्या करना है, बाद वाले शब्द में षष्ठी विभक्ति लगा करके, कौन सी, षष्ठी विभक्ति लगा करके, और शब्द पश्चात शब्द लिख दिया जाता है अनु आने पर। जैसे अनु कृष्णम है तो कृष्ण से पश्चात, है ना। ऐसे ही अनु रामम आ जाए तो राम से पश्चात हो जाता है। ऐसे ही शब्द आ जाता है अनु हरि तो हरे है पश्चात। इसी प्रकार अनु गंगम आ जाए तो गंगाया पश्चात, है ना। इसी प्रकार के शब्द अनु में आ जाते हैं। आगे हम अनु के बाद लेते हैं, अगला शब्द आता है, अव्यय शब्द है उप। यदि किसी शब्द में उप नजर आए तो वहाँ पर भी हमें षष्ठी विभक्ति लगा करके समीपम शब्द जोड़ देना होता है। जैसे उप का उदाहरण लेते हैं हम, उपवनम शब्द आता है उपवनम, तो क्या हो जाएगा, वनस्य समीपम, क्या हो जाएगा, वनस्य समीपम। यानी विभक्ति क्या लगानी है, वही षष्ठी विभक्ति लगा करके और समीपम शब्द लिख देना है। अनु में और उप में दोनों में विभक्ति कौन सी लग रही है, षष्ठी। ये फॉर्मूला है, ये सामासिक पद है, ये समास विग्रह है, ये अव्यय शब्द है जो आपको शब्द में नजर आएंगे। उपवनम की तरह ही उपगंगम हो सकता है, गंगाया समीपम। उपकृष्णम तो कृष्णस्य समीपम, यानी विभक्ति कौन सी लगानी है आपको, षष्ठी विभक्ति लगा देनी है। इसी प्रकार उपरमम हो सकता है, तो उपरमम का बताओ देखिए क्या होगा, उपरमम
बिल्कुल, हाँ। रमायाः, रमा शब्द की षष्ठी एकवचन काम में लेंगे, रमायाः समीपम। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगला हम शब्द लेते हैं निर। यदि किसी शब्द में निर आए तब भी हम अव्ययी भाव समास मानते हैं और समास विग्रह किस प्रकार से करते हैं ये समझते हैं। जैसे शब्द आता है निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम, तो यहाँ क्या करेंगे, हम षष्ठी विभक्ति लगा देंगे बाद वाले शब्द में, मक्षी। अब मक्षी या सूक्ष्म जीव है तो इसके बारे में एक वचन और द्विवचन के बारे में निश्चित नहीं कहा जा सकता। मक्खी एक ही है ये कन्फर्म कोई नहीं कह सकता, दो ही हैं, इसलिए बहुवचन में काम में लेंगे यहाँ मक्षिकाणाम। और निर की जगह क्या जोड़ना है, अभावः। ठीक है, यानी कहने का मतलब है षष्ठी विभक्ति बाद वाले पद में लगा करके और अभावः शब्द जोड़ दिया जाता है। विभक्ति षष्ठी और शब्द क्या जोड़ना है, अभावः। निर्मक्षिकम यानी मक्खियों से रहित जगह है, निर्मक्षिकम यानी बिना मक्खियों वाला स्थान, ऐसा स्थान जहाँ मक्खी एक भी न हो। ऐसे ही निर्मशकम आ सकता है, मशका नाम अभावः, मशकम यानी मच्छर, निर्मशकम। ऐसे ही निर्जनम आ सकता है, जैसे कहते हैं ना निर्जन स्थान, तो निर्जनम यानी जनस्य अभावः या जनानाम अभावः, इस प्रकार का शब्द बने जाता है। इसी प्रकार एक और जो हम आज की क्लास में अव्यय भाव समास में लेते हैं स। एक अव्यय शब्द आता है स, तो स में स के आने पर भी क्या होता है, ये जो अव्यय भाव समास लागू होता है। जैसे शब्द आता है स चक्रम, शब्द क्या आता है, स चक्रम, तो क्या बनेगा, चक्रेण, तृतीया लगेगी इसमें, चक्रेण सहितम, चक्रेण सहितम। सहितम की जगह युगपत शब्द भी कई जगह देखा जाता है, युगपत या युगपद, ये द या तय हलंत होता है यहाँ पर। यानी कहने का मतलब है स आने पर क्या किया जाता है, तृतीया विभक्ति लगा करके युगपत या सहितम शब्द जोड़ दिया जाता है और समास माना जाता है अव्ययी भाव समास। तो जैसे चक्रेण सहितम, तो यहाँ विभक्ति कौन सी लगेगी, फॉर्मूला क्या बनेगा, तृतीया विभक्ति प्लस सहितम या युगपत, इस प्रकार का शब्द सहितम या युगपद, युगपत ऐसा आ जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, लंबा ज़रूर हो गया है वीडियो, चूँकि एक समास को हमने साथ ले लिया है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।